इस वक्त जंतर मंतर को लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ऑल ग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ऑल ग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश पे जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी और मुझे नहीं मालूम वो कोई साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब बीजेपी में फॉरेन मिनिस्टर थे और वो उन ज्यादतियों का, उस कोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहां क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चुनाव वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पहुंचती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुंच गए स्टेट हुड को लेके, क्या फर्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए 2 मिनट वहां खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहां, मुझे कश्मीर के बच्चों ने फोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहां कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहां बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है। और जब मैं वहां से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे। मैंने बहुतों को अपनी बाइट दी, मगर एक आ गया इसकी बाइट में जहां मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है, और बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं उसमें थी 97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहां जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है, B टीम, C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करती है और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही, मैं नहीं कहूंगी कि वो कोई फेक वीडियो है, नहीं, वीडियो सही है, मगर जो लफ्ज मैंने कि बहाना बनता है, कहीं मुझसे स्लिप कर गया, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बोल रही थी और उसका अलग मतलब निकाला गया। तो अगर मेरी वजह से, क्योंकि लोगों का रिश्ता, मैंने कह रहा मुझे बाप दादा से कुर्सी नहीं मिली, कुका रोड में जमीन जायदाद नहीं मिली, गाड़ियां नहीं मिली, तंगमर्ग में प्रॉपर्टी नहीं मिली, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लोगों की, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने इज्जत दी, और शायद उनको मुझ पर भरोसा भी ज्यादा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे ही उसको पेश कर रही है, जैसे उमर साहब ने कल कहा, जैसे अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल रख की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आजारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और तमाम सियासी कैदी और जो ज़ैर हिरासत अफराद हैं, उनके रिहाई का मुतालबा बहुत साल से करते रहे हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो खामखा में PSA UAPA के अंदर उनको बंद रखा है और उनकी कार्रवाई भी नहीं होती, 5-5, 6-6 साल से कुछ नहीं होता है, और जिनकी कार्रवाई होके जिनको बेल मिलती भी है, जमानत मिलती भी है, जैसे शबीर शाह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, उसके बावजूद बंद है। इनमें से कई लोग जैसे जमात इस्लामी के लीडर हैं, जैसे मियां कोयूम साहब हैं,
बहुत बीमार है और उनकी बीमारी का हम सुनते हैं, मगर जो आम खाम घरों से गरीब बच्चे इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल है, उनकी कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो रही, वो बीमार हैं, उनकी बात कोई नहीं करते हैं। हम उस पर भी मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं, उस पर नजरसानी करनी चाहिए और जब तक इनका केस प्रूव हो जाए इनको बेल पर रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन इलाकों में मिलिटेंसी कम हो गई है, जैसे कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना के बराबर है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस्तदा करते हैं कि वहां से आर्मी को निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले से करते आए हैं और आज इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो कुदरती वसाइल है, आपने देखा हमारी माइनिंग के लिए बाहर से ठेकेदार आते हैं, हमारे नाले हमारे जंगल किस तरह बेदर्दी से काटे जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा वसाइल हमारे पानी के जखीरे, जिसको इस्तेमाल करके बिजली पैदा होती है और सारी बिजली पूरे मुल्क में जाती है, पर हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम मरकजी सरकार से ये भी डिमांड रखते हैं कि या तो हमें उसके बदले मुआवजा मिले या कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उमर साहब ने वादा तो किया था 200 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, वो तो नहीं दी उन्होंने, मगर कम से कम अगर हमें मुआवजा या पावर प्रोजेक्ट वापस मिले तो हमारी कई जो मुश्किलातें हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ पीर पंचाल और चिनाब वैली में काफी देर से डिमांड रही है कि हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनना चाहिए। हम इस मांग को दोबारा दोहराते हैं ताकि वहां भी जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो जाए और कश्मीरी पंडितों की वापसी हम चाहते हैं बाइज्जत तरीके से, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। और जो ईरान और दूसरे इस वक्त मुस्लिम ममालिक में जो जंगी सूरत हाल है, हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो खून खराबा हो रहा है इसको बंद किया जाए, तमाम लोग जो हैं अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। और सबसे आखिर में 5 अगस्त जिस दिन हमसे सब कुछ छीना गया है, जिसके बारे यहाँ बात करना खत्म हो गया है। आप लोग तो शायद भूल जाएंगे, जब आप लोगों को भी ज्यादती हुई है तो हमने आवाज उठाई, मगर 5 अगस्त के दिन हमारे तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 370 की बहाली के लिए, मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, 35A की बहाली के लिए एक पुरअमन धरना देंगे। और आखिर में मुझे मालूम है ये बातें आपको लगता होगा ये शायद जबानी खर्चा नहीं, आप जानते हैं जो इसको जम्मू कश्मीर के हालात है, ऐसे में ये बातें करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैंने पहली और मेरी पार्टी ने पहली बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपको पता है कि हमारी पार्टी को किस तरह तार तार किया गया, हमारे वर्कर्स को क्या किया गया। हमारा यहाँ बैठा है वहीद परा 2 साल इसको बंद किया, यासिर ऋषि के साथ क्या किया गया, इसको कितना ब्लैकमेल किया गया, हमारे लीडरों के साथ क्या किया, मेरे घर वालों के साथ। इल्तिजा जिसने 2019 में बात की, आवाज उठाई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसका पासपोर्ट बंद, मेरी माँ को ईडी ऑफिस, मेरे भाई को ईडी, मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है उसके अकाउंट सीज किए गए, मेरा बहनों जो चेन्नई में है उसके अकाउंट बंद, मेरे साथ जाती, मुझे ईडी ऑफिस बुलाना, मुझे घर से निकालना, सब कुछ किया। मगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के खातिर, जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला, मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारे मुखालिफ हैं बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियां नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेकर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है,
میں نے اپنے بچے چھوڑ کے یہاں جنگل جنگل گاؤں گاؤں، جب فاروق صاحب 96 میں اٹانومی کے نعرے پہ ان کو 60 MLA ملے، اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخوان اور ٹاسک فورس کو کہا جاؤ گو اینڈ گیٹ دیم، اور اس وقت جو آج اوور گراؤنڈ ورکر کو ڈیٹین کیا جاتا تھا، اس وقت اوور گراؤنڈ ورکر کے نام پہ، جماعت اسلامی کے نام پہ، شک کے نام پہ لوگوں کی لاشیں 2-2 3-3 دن کے بعد ملتی تھی، اور کبھی نہیں بھی ملتی تھی۔ جیسے شیخ پورہ زخن میں، رفیع آباد میں کیڑے پڑے تھے اس لاش میں جب میں نے ان کو وہ لاش لا دی۔ مگر اس وقت جب میں گاؤں گاؤں جنگل جنگل جاتی تھی، پیدل جاتی تھی، کبھی کبھی فاروق صاحب میری گاڑی وڈرا کر کے، میرا PSO وڈرا کر کے میں جنگلوں میں جاتی تھی، اور مجھے نہیں معلوم وہ قیوم صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، کشمیر ٹائمز کے فوٹوگرافر، جنگل جنگل میں جاتی تھی۔ اس وقت عمر صاحب BJP میں فارن منسٹر تھے، اور وہ ان زیادتیوں کا، اس پوٹا کا، اس ٹاسک فورس کی زیادتیوں کا، اخوان کی زیادتیوں کا، سیکورٹی فورسز سے جب کبھی زیادتی ہوتی تھی اس کا دفاع کرتے تھے پوری دنیا میں جا کے کہ بھئی کشمیر میں ٹیررزم ہے، وہاں کیا ہو سکتا ہے، میرا باپ مشہور ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ مگر اس وقت یہی محبوبہ مفتی جموں کشمیر، پیر پنچال، چناب ویلی میں گھر گھر جا کے لوگوں کے آنسو پہنچتی تھی۔ اس لیے آج بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے بات کہی، پہلے تو مجھے لگتا ہے عمر صاحب جنتر منتر پہنچ گئے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے، کیا فرق پڑتا اگر وہ اپنے نوجوان جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں ان کے لیے 2 منٹ وہاں کھڑے ہو جاتے، کیونکہ میں خود نہیں گئی وہاں، مجھے کشمیر کے بچوں نے فون کر کے بلایا۔ کیوں بلایا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے، جب یہ بچے ہمارے باہر ہوتے ہیں، ان کو وہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹل میں تنگ کیا جاتا ہے، ان کو لگا شاید محبوبہ مفتی آئے گی تو شاید ہماری مدد ہوگی۔ میں گئی، میں نے وہاں بات کی، میں نے کہا آج پورا ہندوستان جموں کشمیر بنا ہے، اور جب میں وہاں سے تقریر کر کے نکلی، کئی سارے لوگ دائیں بائیں مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے بہتوں کو اپنی بائٹ دی، مگر ایک آ گیا اس کی بائٹ میں جہاں میں نے کہا کہ ملیٹنسی ہے اور بہانہ بنتا ہے، بہت بہانہ جلد بازی میں میرے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ میں نے کہا، میں نے سوچا میں نے کہہ دیا، اور اس کو انہوں نے اتنا اچھالا۔ مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں کانگریس میں تھی 96-97 میں، جب میں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتی تھی تو فاروق صاحب سیتا رام کیسری کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کشمیر ٹائمز دکھا کے، یہ دیکھو تمہاری وہاں جو CLP لیڈر ہے یہ کیسے اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے۔ وہی کام آج عمر صاحب کرتے ہیں، وہی کام آج دوسری جماعتیں جو یہاں ہے، B ٹیم C ٹیم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں، مگر محبوبہ مفتی اور اس کی پارٹی بیان بازی کرتی ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں بیان دینے کے لیے۔ تو اس لیے آج میں کہنا چاہتی ہوں، جو بات میں نے کہی، میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے، نہیں، ویڈیو صحیح ہے، مگر جو لفظ میں نے کہ بہانہ بنتا ہے، کہیں مجھ سے سلپ کر گیا، کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ بول رہی تھی اور اس کا الگ مطلب نکالا گیا، تو اگر میری وجہ سے، کیونکہ لوگوں کا رشتہ، میں نے کہا مجھے باپ دادا سے کرسی نہیں ملی، گپکا روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی، گاڑیاں نہیں ملی، ٹنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی، لندن میں پراپرٹی نہیں ملی، مجھے لوگوں کے، یہاں کے لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے عزت دی، اور شاید ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہے۔